हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग रेनबो सेकेंड का फर्स्ट पोएट्री पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसका पोएट हैं जॉन डन, है ना, जो बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं। हम लोग इस पोएम को पढ़ने से पहले, है ना, हम लोग इस जॉन डन के लाइफ स्टोरी को शॉर्ट में जानने का कोशिश करेंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। इसलिए आप सभी आदमी से मेरा ये कहना है कि आप प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक लाइन को ध्यान से देखिए, और जब आप वीडियो देखिए तो बुक आप अपने सामने जरूर रखिए। इससे क्या होगा, आप बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव, मधुरतम प्यार, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। यानी पोएट जो है अपनी प्रिय प्रेमिका, प्रिय पत्नी को, है ना, वह नहीं छोड़कर जाने की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग पोएट के लाइफ स्टोरी को जान लें, है ना। जॉन डन वॉज बॉर्न इन 1572 एंड ही डाइड इन 1631। जॉन डन का जन्म 1572 को हुआ और मरे 1631 में। 1572 में इनका जन्म हुआ और 1631 में मर गए। द पायोनियर, ये पायोनियर थे। पायोनियर मतलब खोजकर्ता थे। ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटारिकल वर्स। न्यू काइंड ऑफ मतलब नए तरह के, लिरिकल मतलब गीत जैसा, एंड सैटारिकल मतलब उपहासपूर्ण, वर्स मतलब कविता, कॉल्ड मेटाफिजिकल। यहाँ ये कहा गया कि जॉन डन नए तरह की कविता, है ना, जो लिरिकल यानी गीत जैसा होता है, और सैटारिकल उपहासपूर्ण होता है, जिसको हम लोग मेटाफिजिकल कहते हैं, इसका पायोनियर थे। यानी मेटाफिजिकल पोइट्री का पायोनियर या खोजकर्ता जॉन डन थे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, है ना। वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ इन लंदन, लंदन में। जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ। इनटू ए प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध, रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, है ना। रोमन कैथोलिक फैमिली में इसका जन्म हुआ था, जो ट्रेडर्स फैमिली हुआ करते थे एट ए टाइम, उस समय, व्हेन, जब इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड पूर्णतः एंटी कैथोलिक था। यानी इंग्लैंड में जॉन डन का जन्म तब हुआ जब पूरे इंग्लैंड में कैथोलिक से काफ़ी नफरत की जाती थी, उससे घृणा की जाती थी, उससे एंटी किया जाता था प्रोटेस्टेंट के द्वारा। क्रिश्चियन जाति, क्रिश्चियन जो होता है उसके दो कास्ट, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट ऊंचे जाति के लोग होते हैं क्रिश्चियन में ही, और प्रोटेस्टेंट ऊंचे जाति के और कैथोलिक निम्न जाति के होते हैं। इसमें कैथोलिक में फार्मर्स आते हैं, लेबरर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। तो ये सब का प्रभाव इंग्लैंड में उस समय नहीं था, प्रोटेस्टेंट का बहुत ज़्यादा था, है ना। तो ये एंटी कैथोलिक पीरियड में, है ना, एंटी कैथोलिक पीरियड में इंग्लैंड में जन्म लिए थे। डन वाज फोर्स्ड, वाज फोर्स्ड मतलब दबाव डाला गया, है ना। जॉन डन पर दबाव डाला गया टू लीव, छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री का, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, उनके धर्म के कारण, है ना। तो दोस्तों, अभी आपने देखा जॉन डन का जन्म उस समय हुआ जब इंग्लैंड एंटी कैथोलिक हुआ करता था, और ये एंटी कैथोलिक हुआ करता था, और इसके कैथोलिक धर्म होने के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसको निकल जाना पड़ा, अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, है ना। ही स्टडीड लॉ, उसने लॉ पढ़ा, एंड थियोलॉजी, थियोलॉजी भी पढ़ा। थियोलॉजी का मतलब होता है अध्यात्म, ईश्वर विद्या, या ईश्वर विद्या भी पढ़ा, है ना, और लॉ भी पढ़ा, है ना। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उसने भाग लिया इन टू नेवल एक्सपेडिशंस, है ना, है ना, समुद्री यात्रा में भाग लिया, एंड बिकेम, और बन गए, सेक्रेटरी, और ये सचिव बन गए, टू ए पावरफुल नोबल, एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति का, एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति के ये क्या बन गए, सेक्रेटरी बन गए।
है ना। 2 नेवल एक्सपेडिशन में इसने भाग भी लिया और सेक्रेटरी का जॉब करने लगा एक शक्तिशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ, है ना। ए जॉब, एक नौकरी, ही लोस्ट, जिसे वह खो दिया, व्हेन, जब, ही वाज ब्रीफली सेंट, ही वह, वाज ब्रीफली, ब्रीफली मतलब कुछ समय के लिए, सेंट भेजा गया, टू प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, है ना। जो कुछ समय के लिए जब उसे जेल भेजा गया, इसी वजह से उसकी नौकरी चली गई। और जेल क्यों भेजा गया, है ना, फॉर सेक्रेटली मैरिंग, गुप्त रूप से शादी करने के कारण, हिज पेट्रॉन्स नीस, पेट्रॉन मतलब मालिक, है ना, आश्रयदाता, जिसका ये सेक्रेटरी थे उसी के नीस से, नीस NIEC, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीस मतलब होता है भतीजी या भांजी, उसके भतीजी या भांजी से इसने क्या किया, शादी कर लिया, चुपचाप गुप्त रूप से, दोनों लव मैरिज कर लिए, है ना। और इसी वजह से, चूंकि वो शक्तिशाली आदमी थे, ये कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते थे और इसको जेल जाना पड़ा, इसी वजह के से इसकी नौकरी भी चली गई। इन 1615, 1615 में, एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की उम्र में, डन एक्सेप्टेड, डन ने स्वीकार किया ऑर्डिनेशन, पादरी का काम, ऑर्डिनेशन मतलब पादरी का काम, यानी पादरी का काम इसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ये पादरी का काम क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदू हैं, या तो हिंदू लोग क्या करते हैं, मंदिर में पुजारी रखते हैं, है ना। मुस्लिम का जो मस्जिद है उसमें मौलाना या इमाम रहते हैं जो नमाज पढ़ते रहते हैं, है ना। उसी तरह क्रिश्चियन के चर्च में, है ना, पादरी होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, है ना। और वो जो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उसके धार्मिक क्रियाकलाप को हम लोग ऑर्डिनेशन कहते हैं, है ना। तो इसने ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया, मतलब वो जो है पादरी का काम एक्सेप्ट किया इन द एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च में, एंड सून, और शीघ्र ही, बिकेम, बन गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के महान उपदेशकों में से एक बन गया। प्रीचर्स मतलब उपदेशक, प्रीचर्स मतलब उपदेशक होता है। तो आपने अभी देखा जॉन डन, है ना, 42 वर्ष के उम्र में 1615 ईस्वी में, है ना, ऑर्डिनेशन का काम एक्सेप्ट किया एंग्लिकन चर्च में, और बहुत जल्दी ही, है ना, एक अच्छे वक्ता बन गए, एकदम बहुत ही अच्छे उपदेशक बन गए, लोगों को धार्मिक क्रियाकलाप समझाने में माहिर हो गए, है ना। फिर देखिए आगे, इन लव लिरिसिज्म, है ना, लव लिरिसिज्म, प्यार की कविता में, है ना, यदि प्यार की कविता की बात करते हैं तो उसमें डन, डन मतलब यहाँ जॉन डन का नाम है, डन, ब्रोक कंप्लीटली विथ मतलब पूर्णतः भिन्न थे, पूरी तरह अलग थे, द पेट्रार्कन ट्रेडिशंस, पेट्रार्कन ट्रेडिशन से। पेट्रार्क बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो भी लव सॉन्ग लिखते थे, जॉन डन भी लव सॉन्ग लिखते थे। तो पेट्रार्क जो लव सॉन्ग लिखते थे वो सोनेट में लिखते थे और ये लिरिक में लिखते थे, है ना। यदि लव सॉन्ग की बात करें तो ये पेट्रार्क का जो ये लव सॉन्ग लिखने का ट्रेडिशन था, उससे जॉन डन बिल्कुल भिन्न लिखा करते थे, बिल्कुल अलग लिखा करते थे, है ना। फिर देखो आगे, इंट्रोड्यूसिंग, और जिसमें ये इंट्रोड्यूस करते थे, प्रयोग करते थे, है ना, एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्वल टोन, और उस कविता में ये किसका यूज करते थे, इंटेलेक्चुअल, है ना, यानी इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया मानसिक बुद्धि से संबंधित, एंड कोलोक्वल टोन, कोलोक्वल मतलब सरल भाषा का शब्द प्रयोग करते थे, सरल शब्दों का प्रयोग करते थे, सरल भाषा का प्रयोग करते थे, है ना, अपने कविता में। जबकि पेट्रार्क का पोएम जो था लव सॉन्ग था, लेकिन वो डिफिकल्ट हुआ करता था। फिर चलिए आगे देखते हैं, हिज लव पोएम्स, उनकी लव पोएम्स, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी, कहता हिज लव पोएम्स, यानी जॉन डन का जो लव पोएम है, यूज, उसमें यूज है द लेटेस्ट डिस्कवरीज, आधुनिक खोज, ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी, विज्ञान और भूगोल के आधुनिक खोज का उसमें क्या है, यूज हुआ है, टू हैमर होम ए पॉइंट, नया रूप देने के लिए,
एंड कंबाइंड पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। ये जो क्या किए हैं, कविता को नया रूप देने के लिए, उसमें सुंदरता और सरलता देने के लिए, है ना, उसमें साइंस और ज्योग्राफी के नए नए खोज से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया, है ना, जिससे उसकी कविता जो है एकदम डिफरेंट दिखती है और नई दिखती है। फिर देखिए आगे, डन इज वेल नोन। डन वेल नोन है, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध है, फॉर हिज सॉन्ग्स गीतों के लिए, एंड सरमन सोनेट्स, है ना, और सोनेट के लिए। सोनेट जानते हैं, 14 लाइन वाली कविता को सोनेट कहते हैं। ऐसी पोएम्स जिसमें 14 लाइन की कविता हो उसको सोनेट कहते हैं। आप 11th में पढ़े होंगे, है ना, 11th में पढ़े हैं शेक्सपियर का पोएम, है ना, तो वो पोएम भी क्या है, सोनेट है, क्योंकि उसमें 14 लाइन है। ट्रू लव आप पढ़े होंगे, है ना, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसमें आप देखिएगा 14 लाइन है, तो उस पोएम को हम लोग सोनेट कहते हैं, है ना। सेटायर्स, है ना, ये सेटायर के लिए प्रसिद्ध है। सेटायर मतलब उपहासपूर्ण कविता, है ना। एलेजीज, एलेजीज मतलब होता शोक गीत, ये शोक गीत भी लिखा करते थे। सो एलेजी वैसी पोएम को कहते हैं जिसमें अपने दुख को व्यक्त करते हैं, और दुख वैसी है जो किसी के मौत पर होती है ना। वह कोई रिश्तेदार, कोई मित्र जो यदि मर जाए, उसके दुख उससे दुखी होकर उसके याद में अपने दुख को व्यक्त करते हैं कविता के माध्यम से, तो उस पोएम को हम लोग क्या कहते हैं, एलेजी कहते हैं। एंड सरमन्स, उपदेश भरी कविता, सीख भरी दोहे भी वो लिखा करते थे, इसके लिए वो प्रसिद्ध थे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, है ना, वास्तविक, है ना, कविता की भावना। हार्श मैटर्स, करा छंद। स्ट्रेंट मतलब बना हुआ, बुना हुआ। एंड ह्यूमजिकल इमेजेज, ह्यूमजिकल मतलब मनमौजी, इमेजेज मतलब प्रतिबिंब, मनमौजी शब्द, मनमौजी प्रतिबिंब। करेक्टराइज, लक्षित होते हैं, चिन्हित होते हैं इन ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। यदि आप उनके सभी कविताओं को देखेंगे तो उसमें कविता का जो फीलिंग होना चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा, और उसमें जो है एकदम उसका मैटर्स जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और उसमें शब्दों का जो प्रयोग किए हैं, एंड एकदम बुना हुआ शब्द सुंदर ढंग से, सजाए हुए ढंग से और मनमाने ढंग से शब्द का प्रयोग किए हैं। ये उनकी विशेषता है, उनकी कविताओं की विशेषता है। तो दोस्तों, आपने अभी जॉन डन के लाइफ स्टोरी के बारे में देखा, है ना, आप ज़रूर समझे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको, है ना, दूंगा, जिसको आप पूरा देखेंगे, है ना, और परीक्षा की तैयारी में कमी नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।